मोदी सरकार की वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार, कुशासन और छत्तीसगढ़ में 15 साल तक भाजपा की सरकार थी। 15 साल के भाजपा के शासन का दौर छत्तीसगढ़ के लिए काला अध्याय साबित हुआ है। ये यहाँ की जनता ने प्रूव कर दिया। भाजपा के जन विरोधी आचरण के खिलाफ भाजपा का काला चिट्ठा आज हम जारी कर रहे हैं। इसमें 9 साल की मोदी सरकार की वादा खिलाफी, 15 साल के रमन सिंह जी के नेतृत्व में जो भाजपा की सरकार चली, उसमें छत्तीसगढ़ का शोषण, भ्रष्टाचार, वादा खिलाफी और भाजपा का जो असली चरित्र है, आदिवासी विरोधी और अनुसूचित जाति विरोधी, उस चेहरे को भी हम बेनकाब करेंगे। शैलजा जी इस प्रदेश के कांग्रेस के प्रभारी हैं। समय ठीक नहीं है या समय कब ठीक होगा, किस समय का वो इंतजार कर रहे हैं। आपने झूठा वादा प्रदेश की जनता से क्यों किया? प्रदेश का आम आवाम इस बात को पूछ रहा है। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज के मुद्दे का जो विषय है वो ये बताता है कि छत्तीसगढ़ में चुनाव शुरू हो चुका है और इसीलिए दंगल में उतर चुके हैं दोनों ओर से दिग्गज नेता। कल का दिन खास है क्योंकि कांग्रेस और भाजपा के दोनों बड़े नेताओं की सभाएं हमें देखने को मिलेगी, लेकिन उसके पहले दांव चला जा रहा है आरोपों का। जहां भाजपा ने आरोप पत्र बनाया हुआ है जिसमें आरोपों की एक लंबी लिस्ट है, तो कांग्रेस ने भी बना दिया है काला चिट्ठा। जी हां, बीजेपी सरकार के काले चिट्ठों की लिस्ट कांग्रेस ने जारी कर दी है। ऐसे में एक तरफ आरोप है, एक तरफ काला चिट्ठा है। इसी का आज हम विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि किसके आरोपों में दम है, किसका राजनीतिक दांव ज्यादा सही बैठेगा, उसका क्या विश्लेषण है। तो चर्चा शुरू करते हैं। उससे पहले हम मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जुड़ रहे हैं मनीष वोरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं तेजतर नेता सारिक रईस खान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक बजाज जी। तो तीनों मेहमानों का स्वागत करते हुए इस चर्चा को जल्दी शुरू करता हूं। और जैसे कि बताया हमने कि राहुल वर्सेस अमित शाह छत्तीसगढ़ में हो गया है और कल का दिन काफी अहम रहेगा। दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या बोलते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। पहली प्रतिक्रिया हम कांग्रेस से ले लेते हैं क्योंकि कांग्रेस ने आज जारी कर दिया है काला चिट्ठा। कल बीजेपी जो जारी करेगी उसका जवाब आज ही दे दिया है कांग्रेस ने। सारिक जी, क्या माने, ये नहले पे दहला है, ये पांव पांव चलने की रणनीति है, तुर्की बात तुर्की जवाब देने के लिए आप लोग इस तरीके की रणनीति से एक दिन पहले ही काला चिट्ठा जारी कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है मोहन भाई कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस चुनावी वर्ष में, जब 4.5 साल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, कोरोना काल के भी 2 साल एक विकट परिस्थितियों का सामना यहाँ के लोगों को, राज्य के पूरे देश के लोगों को करना पड़ा एक वैश्विक महामारी का। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं पे भी जनता के साथ खड़े हुए नहीं दिखे। इस विपदा के समय वो राजनीति से ऊपर उठकर सभी लोगों को, सभी दलों के साथ, चाहे किसी की भी सरकार हो, कदम से कदम मिलाकर लोगों के हितों के लिए, उनके जान और माल की रक्षा के लिए सामने आना चाहिए। लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी ने चूंकि 15 साल भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जनता ने अपना विश्वास प्रदत्त किया था, तो उनकी भी एक जवाबदारी बनती थी। उस समय तो आए नहीं वो। और इस चुनावी वर्षों में अभी 2-4 महीने से लगातार इनके, चाहे केंद्रीय नेता, केंद्रीय मंत्री या प्रदेश स्तरीय नेता, एक भ्रष्टाचार का पुलिंदा बनाकर जो कांग्रेस की और आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में एक लोकप्रिय सरकार चल रही है, जिनकी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गांव, किसान, दूरस्थ अंचल में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई, अनुसूचित जाति के भाइयों को, महिलाओं को, युवाओं को, एक तरह से कहा जाए सर्वहारा वर्ग को प्राप्त हो रहा है। और एक सीधे सीधे जो उनका अधिकार है उनको कांग्रेस सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ दे रही है। तो इस समय पर आकर लगातार सरकार पर झूठे आरोप कर रहे हैं। तो उसके लिए जरूरी था कि जनता को भी इनकी सच्चाई से वाकिफ कराया जाए। इनका जो काला चिट्टा रहा है, 15 साल का जो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे एक कुशासन रहा, जिसमें इन्होंने
जनता से किए हुए वादों से वादा खिलाफी किए, जमकर भ्रष्टाचार हुआ, चंद बिचौलिए उद्योगपतियों और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों के अलावा किसी भी का भी मतलब उनको अनावश्यक लाभ पहुंचाया गया। और साथ ही साथ केंद्र में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार जनता के हितों के साथ 2014 से महंगाई को कम करने का वादा करके आई थी और जनता को रोजगार देने का वादा लेके आई थी और 15-15 लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति के खाते में आएंगे और विदेशों में जो काला धन है उसको वापस लाएंगे। ये सब बातें इस तरह एक वादे क्या है, मैं तो इसे जुमला कहूंगा, जिसे बाद में गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी स्वीकार किया था कि ये एक राजनीतिक जुमला था। तो इन बातों को जनता के बीच में उजागर करने के लिए और जो एक व्यापक भ्रष्टाचार चाहे इनके राज्य की सरकार ने किया था और केंद्र सरकार ने जो वादा खिलाफी किया और सभी मोर्चों पर विफल रही, और चाहे नोटबंदी से लेकर कोरोना काल में परिस्थितियों से देश जूझ रहा था उस समय विफल रहे। और सबसे बड़ी बात, नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री है, एक तरफ तो देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की बात करते हैं और निश्चित रूप से भारतवर्ष हमारा एक महान देश एक प्रगति के ओर चल रहा था, लेकिन इनके द्वारा इस तरह का कोई प्रयास उस प्रगति को बढ़ाए रखने के लिए एक लोगों के बीच में विश्व पटल पे अपनी स्थिति को स्पष्ट किया जाता है विदेश दौरे कर, लेकिन इस दूसरी ओर प्रधानमंत्री ये बोलते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज दिया, और वो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि भारतवर्ष की जनता जो 80 करोड़ है वो गरीबी रेखा के नीचे रह रही। तो इस तरह से तो ये वादा खिलाफी कर रहे हैं। तो ये किस तरह से देश के आर्थिक विकास और लोगों के साथ जो छल किया गया है और उनके उपलब्धियों के नाम पर शून्य रही है केंद्र सरकार, और आने वाले समय में जो जनता है, यहाँ पर विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, काट की आंधी बार बार नहीं चलती। हर बार जवानों की शहादत, हमारे सेना के शौर्य के नाम पर वोट और धार्मिक ध्रुवीकरण के नाम पे या ऐसे जो बुनियादी मुद्दे से दूर हटकर दूसरे मुद्दों पर वोट लेकर राजनीति नहीं की जा सकती। जनता अब इनसे वाकिफ हो चुकी है और आने वाली विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की जो सरकार है यहाँ पर अपने विकास कार्यों के दम पर आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के जो जन कल्याणकारी योजना है इसके दम पर हम जनता के बीच में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की जो नाकामियां है उसको निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ता उजागर करते रहेंगे। 15 साल की पिछली बीजेपी सरकार और केंद्र सरकार की नाकामियां, इन दोनों को मिलाकर कांग्रेस ने जारी कर दिया है काला चिट्ठा। अब ये काला चिट्ठा जो है उसका जवाब है बीजेपी को देना है। बीजेपी सवाल पूछने वाली थी, उसके पहले सवाल कांग्रेस ने दाग दिया। अशोक बजाज जी की ओर चलते हैं। बजाज जी, आप लोग रणनीति बनाए, पहले से पता चल गया, आरोप पत्र आप लोग बना चुके हैं। हर बार इसी तरीके के जो रणनीति है बीजेपी की ओर से आती है। आरोप पत्र अजीत जोगी जी के समय भी आया था, उसका असर हो गया था, लेकिन इस बार बैकअप प्लान था कांग्रेस के पास। उन्होंने पहले ही अपना सवाल और लंबा चौड़ा काला चिट्ठा जारी कर दिया है। अब क्या करेंगे आप लोग? देखिए तिवारी जी, कल आरोप पत्र आने दीजिए, इनके सारे प्रश्नों का समाधान कल हो जाएगा। अब इनके पास काला चिट्ठा जारी करने के अलावा कोई उपाय है नहीं। इनका काला चिट्ठा और काले कारनामे जनता अच्छी तरह जानती है। इन्होंने अभी, जैसे हमारे कांग्रेस प्रवक्ता भाई खान साहब बोल रहे थे कि कोरोना काल और नोटबंदी के बारे में, मैं ये कह रहा हूं कि नोटबंदी से किसी एक आम आदमी को तकलीफ हुई तो बताइए। नोटबंदी से उनको तकलीफ हुई जो जमाखोर हैं, भ्रष्टाचारी हैं, काला धन जिनके पास है, अतिरिक्त धन जिनके पास जमा है, ऐसे लोगों को नोटबंदी तकलीफ हुई। लेकिन अब ऐसे लोग ज्यादा संख्या में कांग्रेस में हैं या कांग्रेस के शुभचिंतक हैं, तो अब इनको समझना है। जहां तक कोरोना की बात है, कोरोना काल में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना लागू करके गरीबों के लिए चावल मुहैया कराया, जिस तरह से वैक्सीन उपलब्ध कराया, निःशुल्क 1-2 नहीं 3-3 बूस्टर डोज सहित 3-3 डोज वैक्सीन लगे। और छत्तीसगढ़ की हालत उस समय यह थी कि यहाँ क्वारंटाइन सेंटर नहीं था। जहां जहां क्वारंटाइन सेंटर था वहां दवाइयां नहीं थी, वहां पर कोई डॉक्टर नहीं गया, वहां पर कोई हेल्थ वर्कर नहीं था, और तो और वहां पानी और दवाई की भी व्यवस्था नहीं थी। और ये छत्तीसगढ़ एकमात्र प्रदेश ऐसा है जहां क्वारंटाइन सेंटर में लोगों ने आत्महत्या की है। तो इन्होंने कोरोना काल में जिस ढंग से अव्यवस्था की,
इससे भुक्तभोगी जनता ये है। तो उपलब्धियां और ये हैं, काला लेकिन चिट्ठा ये जो काला नहीं चिट्ठा बढ़ा। है इसका क्या जवाब है बजाज जी? काला चिट्ठा 15 साल का है, 200 से ज्यादा घोटाले हैं, इन सब की सवाल जो है वो कांग्रेस पूछेगी, इसका क्या जवाब रहेगा? घोटाले का नाम ही कांग्रेस है। इनके नाम पर कोयला घोटाला, शक्कर घोटाला, बोफोर्स घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, सारे घोटालों का जो नाम है सब कांग्रेस के रिकॉर्ड में दर्ज है, इनके नाम पर है। और इन्होंने क्या क्या किया, पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकारों ने घोटाला किया, आप 9 साल में एक घोटाला सामने नहीं ला पाए। और अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में हमारे विधायकों ने 109 बिंदुओं का आरोप तैयार किया, लेकिन संख्या बल के आधार पर ये भले जवाब ठीक से नहीं दे पाए। ठीक। और आज ये देख लीजिए ठीक। कि जन जन में ये चर्चा है इनके घोटाले की, कितने आईएएस अफसर, कितने अधिकारी आज जेल में हैं, जमानत नहीं हो रही है। ठीक है। भ्रष्टाचार पुख्ता प्रमाण ईडी के पास है। और इसके बाद भी अगर ये लोग काला चिट्ठा जारी करने की हिमाकत कर रहे हैं तो मैं आश्चर्य करता हूं। भाई, इनको तो अभी अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब तैयार करना चाहिए। अभी हमारा आरोप आ जाए, उसकी तैयारी करें जवाब देने की, ठीक है, तब जाके चलिए आएंगे चुनाव में। बिल्कुल। चलिए मनीष वोरा जी से एक टिप्पणी ले लेते हैं, क्योंकि राहुल जी भी कल रहेंगे, अमित शाह भी रहेंगे, ऐसे में दोनों दिग्गजों के इस तरीके की सभाएं रहेंगी तो वार प्रतिवार भी देखने को मिलेगा। उसके पहले आरोप पत्र और काला चिट्ठा भी है। मनीष जी क्या देख रहे हैं? चुनावी शंखनाद हो गया है, बीजेपी कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में है क्या? सारी चीजें जल्दी जल्दी कर रही है, पहले तो नहीं हो जाएंगे चुनाव कहीं? देखिए मोहन जी, मैं 2 लाइनों से अपनी बात को शुरुआत करूंगा कि इस प्रदेश में चल रही है हवा कुछ और तरह की, जुर्म कुछ और तरह के और सजा कुछ और तरह की। पहले ये होता था कि सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्ष जो है वो आरोप पत्र या इस प्रकार के सफेद वो लेकर के आता था, मगर अब ये हुआ है कि इस बार सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष के खिलाफ जो है काला चिट्ठा लेकर के आया है। निश्चित रूप से कांग्रेस के इस बात को दिखाना चाह रही कि हम भाजपा से ज्यादा आक्रामक रूप से छत्तीसगढ़ में जो है वो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का आरोप पत्र कल आने वाला है, लेकिन उसके पहले ही कांग्रेस ने आज काला चिट्ठा जारी कर दिया, जिसमें नरेंद्र मोदी की सरकार के जो 9 साल के कार्यकाल हैं उनके बारे में जितनी सारी चीजें थी, चाहे वो हम बात करें उन्होंने 15 लाख रुपए देने की बात करी थी या और भी तमाम इस तरीके की जितनी चीजें थी, रोजगार की बात करी थी, किसानों के आय को दुगना करने की बात करी थी, उन सारी चीजों को उन्होंने एक सिलसिलेवार लिया है। उसके साथ साथ प्रदेश में जो 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है उसको भी उन्होंने सिलसिलेवार रहा है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कौन कौन से घोटाले हुए, नान घोटाला हुआ, इसके अलावा जल की वाला घोटाला हुआ और भी इस तरह के तमाम तकरीबन कम से कम 200 आरोप जो है वो कांग्रेस ने लगाए हैं। सत्ता में होते हुए कांग्रेस ने विपक्ष के ऊपर में ये सारे आरोप लगाए हैं। और महत्वपूर्ण चीज ये है कि कांग्रेस को अपनी उपलब्धियों को लेकर के जनता के बीच में जाना चाहिए, उसके साथ में जनता से संवाद होना चाहिए, वो तो वो कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का जो नकारात्मक पहलू है उसको भी जनता के समक्ष लेकर के आ रही है। निश्चित रूप से कांग्रेस की आक्रामकता को दिखा रहे हैं। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी यहां पर आक्रामक रूप से चुनावी मैदान में उतरी हुई है मोहन जी, और दोनों तरफ से देखिए आक्रमण दोनों तरफ से हो रहा है और वार प्रतिवार जो है वो चल रहा है। इसके बीच में ये देखना है कि जनता किसके साथ में जाती है और जनता किसको अपना नेता चुनती है इस बार। ठीक है, तो ये तो रहा एक विश्लेषण जिसमें ये पता चलता है कि चुनाव करीब है तो दोनों ओर से ताकत लगाने का सिलसिला भी हमें इसी तरीके से तेजी से दिखाई देगा। अब एक एक करके दोनों पार्टियों से ये भी जान लेते हैं कि क्या कोई ऐसी रणनीति है कि हमें उनके दिग्गज नेताओं को काउंटर करना है, इसीलिए इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं। राहुल जी की सभा तय हुई, अमित शाह आ गए, अमित शाह की सभा पहले से तय थी तो उसी दिन राहुल जी को बुला लिए, आरोप पत्र आ रहा है तो एक दिन पहले काला चिट्ठा आ गया। एक एक करके ले लेते पहले सारिक जी से। सारिक जी, आरोप अपनी जगह है, पर क्या ये काउंटर अटैक की रणनीति चल रही है कि उनका जब कार्यक्रम है उसी समय हम भी अपना कार्यक्रम रखें और एक तरीके से कहीं भी एक पीछे ना हो कोई? देखिए, ये काउंटर अटैक वाली बात नहीं है। आदरणीय राहुल गांधी जी का जो कार्यक्रम है वो पहले से काफी पहले से ही पूर्व निर्धारित है। और जो ये भी मैं बता दूं कि ये एक राजीव युवा मितान क्लब की योजना जो हमारे घोषणा पत्र में थी कि युवाओं को जो आज दिग्भ्रमित होते हैं और कोई काम या कुछ भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कार्यकाल में
एक बहुत बड़ी बेरोजगारी सी स्थिति हो गई थी, तो वो कहीं ना कहीं गलत दिशा में भटक रहे थे। तो उनको जनहित के कार्यों से जोड़ने के लिए कुछ सामाजिक कार्यों में, खेल कूद की गतिविधियों में संलग्न करने हेतु इस तरह की एक बहुत ऐतिहासिक योजना कहूंगा मैं कि राजीव युवा मैदान क्लब के द्वारा से आज ब्लॉक ब्लॉक में, गांव गांव में नौजवान साथियों को जोड़ा जाए। तो उन नौजवान साथियों से छत्तीसगढ़ के राहुल गांधी जी हमारे नेता रूबरू होना चाहते थे। हमारा पहले ही एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। और दूसरी बात, हमने जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय वोरा जी ने कहा कि कांग्रेस की जो अपनी नीतियों का, कांग्रेस अपने, मैंने जैसे आपको पहले ही कहा कि हम चुनाव प्रचार में अपनी सरकार की विकास की जो कार्य है, जो आज दिनांक तक जारी है, लगातार रोज कुछ ना कुछ नित नई घोषणाएं और उनका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हो रहा है, हम उस दम पर ही चुनाव लड़ रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिस तरह से अपने नेताओं को, 60 विधायकों को छत्तीसगढ़ के बाहर के लाके इनके केंद्रीय मंत्री आकर जनता के बीच में एक जो ईडी का नाम लिया, हमारे वरिष्ठ नेता अशोक बजाज जी भाजपा प्रवक्ता के रूप में जो बैठे हैं, ईडी, आज ईडी की क्या गतिविधियां हैं और ईडी का क्या, उन्होंने घोटाले के आरोप ईडी लगा रही है। और उस ईडी का किस तरह से राजनीतिकरण हो गया है, केवल छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे भारतवर्ष में राज्यों में देखेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी की विरोध में एक सशक्त विपक्ष के रूप में, एक मजबूत विपक्ष के रूप में खड़ा हो रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं ईडी, सीबीआई, आईटी जैसे जो केंद्र सरकार की संस्थाएं हैं, उनसे दबाने का, उनकी आवाज को कुचलने का प्रयास किया जाता है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब संसद में आवाज उठाई तो उनको भी ईडी के माध्यम से प्रताड़ित किया गया। आएंगे इस मुद्दे पे आएंगे, पर ये इसका जवाब ले लेते हैं। बजाज जी, क्या ये काउंटर अटैक है क्या कि आप लोग भी उसी समय कर रहे हैं जब राहुल जी का आगमन है? एक पार्टी कर लेती, उसके बाद आप लोग करते। नहीं, हमारा आरोप पत्र जारी करने की घोषणा पहले से हमने घोषित किया हुआ है कि आरोप पत्र हम जारी करेंगे, और इसके लिए माननीय अमित शाह जी का दौरा तय हुआ। और उसके बाद इन लोगों ने आनन फानन में जो काला चिट्ठा लाया, और काला चिट्ठा ला के जिस ढंग से जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनके गुमराह में आने वाली नहीं है। ये काला चिट्ठा कितना भी जारी कर दें, जैसे मनीष वोरा जी कह रहे थे, ये पहला प्रदेश है जहां के सत्ता पार्टी के लोग विपक्ष पर आरोप लगाते हैं। ये कैसे इनके अभी विपक्ष की मानसिकता अभी गई नहीं है। ये कई साल तक, 15 साल तक विपक्ष में थे, अभी भी विपक्ष की मानसिकता में, और आने वाले 3 महीने बाद फिर विपक्ष में जाने वाले। सारिक जी, आप लोग सरकार में, बिल्कुल सही। बजाज जी का सवाल मैं पूछ लेता हूँ। सारिक जी, आप लोग सरकार में हैं, इस काले चिट्ठे के हिसाब कर दिया जनता ने 2018 में, हार गए, 14 सीट में आ गए, लेकिन अब तो आप लोग सरकार में, अब आप लोग को जवाब देना है। अभी भी आप लोग क्या इस काले चिट्ठे के आधार पर वोट मांगेंगे तो जनता स्वीकार करेगी? एक बार सजा दे दी है। देखिए, हमारा उद्देश्य ये था कि जनता को इनकी जो 15 साल का जो एक व्यापक भ्रष्टाचार, अच्छा आदरणीय अशोक बजाज जी ने कांग्रेस के ऊपर भ्रष्टाचार की एक आरोप लगाया जन्नी है। भाई, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, चूंकि दिवंगत हो चुके, मैं नाम ले लूंगा, कैमरे पे रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं। इनके प्रदेश के एक पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो पैसा खुदा तो नहीं का, इस तरह का कैमरे में आता है। इनके सांसद सवाल के बदले पैसा लेते पकड़े जाते हैं। जब 1999-2000 में इनकी सरकार थी, कारगिल का युद्ध हुआ था, तो उस समय एक ताबूत घोटाला, जो शहीदों के जो कफन पे एक भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। तो भ्रष्टाचार के अखंड में डूबी भारतीय जनता पार्टी, जिसका एक इतिहास रहा है, उसके मुंह से इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। और दूसरी बात, हम आज भी कहा कि हमने ये कोई भारतीय जनता पार्टी आनन फानन में जारी किया आरोप पत्र नहीं। इस आरोप पत्र को आप देखेंगे तो ये अक्षरशः इसमें सही है। और जनता के बीच में इस बात को भी जरूरी है कि केंद्र सरकार ने जिस तरह के वादा खिलाफी की, और आज दिन दुगनी चार चौगनी महंगाई की मार से लोग आज, लेकिन सरकार में आप लोग जांच क्यों नहीं कराते? ये सब चीजों की जांच करा लेते। आप काला चिट्ठा है आपके पास, तो निश्चित रूप से बहुत सी जांचें हो रही। लक्ष्मी सहकारी बैंक जैसा घोटाला, जिसमें छोटे छोटे जमा खर्चे वाले लोग, छोटे छोटे लोगों की पूंजियां जमा थी, उसका एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। और उसके जो घोटाले के मुख्य आरोपी ने अपने नार्को टेस्ट में इनके मुख्यमंत्री से लेकर बड़े बड़े मंत्रियों के नाम लिए थे। साथ ही इनकी शराब का एक घोटाले में इनके आबकारी अधिकारी है, जो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री निवास के बड़े करीबी है, उनके ऊपर भी जांच चल रही है। इनके एक सुपर सीएम कहे जाने वाले जो एक अधिकारी संविदा पे प्रमुख सचिव थे, उनके और उनकी पत्नी के खिलाफ भी एक लगातार जांच चल रही। देखिए, लेकिन हम ईडी का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, कांग्रेस और मुख्यमंत्री जी से जुड़े लोगों को
बदनाम करने के लिए, मुख्यमंत्री जी की जो लोकप्रियता है, कांग्रेस सरकार के जो कार्य है उससे निपट पाने के लिए राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी किसी तरह का कोई एक सशक्त विरोध दर्ज नहीं कराया जाए तो एक घोटाला का हुआ बनाया जा रहा है। 2G 3G जो घोटाला, जो कोयला घोटाला, उस समय इसी तरह का भारतीय जनता पार्टी द्वारा कैग की रिपोर्ट के आधार पर एक गुब्बारा बनाया गया था जो फूट के बाद में टाइम फिक्स हुआ, लेकिन एक माहौल बनाया गया था। आज कैग में केंद्र सरकार के भी 5 एक द्वारका हाईवे एक्सप्रेस का जो घोटाला है जिसमें 8 करोड़ की लागत को 250 करोड़ बता दिया गया, तो उस आधार पे भी इन बातों को भी जवाब देना पड़ेगा। ठीक है बजाज जी, आप लोगों के दामन भी साफ नहीं है और ये काला चिट्ठा जो है वो पुराने कार्यकाल का जो दाग है वो पीछा नहीं छोड़ रहा है। आप लोग आरोप लगा रहे हैं लेकिन पुरानी चीजें सामने आ जा रही है। जवाब क्या देंगे? आप लोग के पास तथ्य क्या? इन पर आरोप आप लोग लगाया नहीं, पिछले आरोपों का जवाब देना है, वो दामन कैसे साफ करेंगे आप? तिवारी जी, अभी आपके सामने ही कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के करीबी और सहयोगियों के खिलाफ ईडी कार्रवाई कर रही है, उनको पकड़ रही है। तो कांग्रेस ने आज ये मान लिया, घोषित रूप से मान लिया, ये तो माने हुए धरना दे रहे हैं भाई ऐसी चीजों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, वो सब मुख्यमंत्री के नजदीकी है या मुख्यमंत्री के सहयोगी है। अब बचा ही क्या है? ये तो जनता फैसला करेगी अब आने वाले समय में राजनीतिक ढंग से। बाकी कोर्ट को क्या करना है कोर्ट जाने, लेकिन जनता को देख रही है कि किस तरह से कोयला घोटाला हुआ, यहाँ चावल का घोटाला हुआ, किस ढंग से यहाँ गोबर का घोटाला हुआ। सारी चीजों के घोटालों के बारे में जनता अच्छी तरह वाकिफ है और अभी चुनाव कैंपेनिंग के समय हम लोग घर घर तक ये मुद्दे ले जाएंगे और आप देखिएगा कि इस बार कांग्रेस को बहुत नुकसान होना पड़ेगा इन घोटालों के कारण। नहीं, पिछले आरोपों का कोई जवाब देंगे कि नहीं? इस बात को स्वीकार कर लिया है कि जितने लोग भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े गए ये सब मुख्यमंत्री के सहयोगी हैं या उनके करीबी हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, तिवारी सपोर्ट करिए। ठीक है, नहीं ये भाई आरोप तो इनके ऊपर लगा ही हुआ है। इन आरोपों को कल आरोप पत्र के जरिए प्रस्तुत करेगी बीजेपी। सारिक जी, ये चीजें भी आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ रही है, हालांकि जांच चल रही है लेकिन आरोप अपनी जगह है। देखिए, आदरणीय वरिष्ठ नेता जी ने इस बात को कोड करने के लिए मैंने ये कहा कि एक दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई, जिस तरह से कांग्रेस से जुड़े लोगों को ऊपर कार्रवाई की जा रही है और जिस तरह से ये केवल छत्तीसगढ़ में नहीं, मैंने अपने शुरुआत में भी जो मैंने इस चर्चा में कही थी बात की, अजीत पवार महाराष्ट्र में जो कुछ दिन पहले ईडी ने और उनकी पत्नी पर 2000-3000 करोड़ से ऊपर घोटाले का आरोप लगाया, उनके ऊपर आरोप पत्र दाखिल हो गया। बाद में जब वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो आज वो जांच कहीं टाइम फिक्स है, बंद है। तो हम यही बात कर रहे हैं कि जो भी इनके राजनीतिक विरोधी, चाहे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी हो, बिहार में लालू प्रसाद यादव हो, चाहे झारखंड में हेमंत सोरेन हो, जो भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियों और उनकी एक विखंडन वाली विचारधारा का पूरी पुरजोर ढंग से विरोध कर रहे हैं, तो उनको इस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियों के माध्यम से डराया जाता है, धमकाया जाता है, उनके ऊपर इस तरह की झूठी कार्रवाई की जाती है। और देखिए, अभी कोर्ट में कुछ साबित नहीं हुआ, ये ईडी कार्रवाई कर रही है। कल आरोप पत्र में ये सब आएगा, ये सारी चीजें आएंगी। सत्यता जारी हो जाएगी इसकी, जब कोर्ट माननीय न्यायालय फैसला देगा तो बिल्कुल साबित हो जाएगा कि ये इस तरह की जो बातें थे, ईडी और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दिल्ली में बैठ के इशारे पर संवैधानिक संस्थाएं काम कर रही है, वो बिल्कुल एक गलत साबित हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, ये तो आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। मनीष जी से एक टिप्पणी ले लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस तरीके की चीजों का असर कितना होता है, जनता में कितना असर होता है। दोनों ओर से जब कीचड़ उछाले जाते हैं तो दामन किसका ज्यादा गंदा है, ये जनता देखकर वोट करती है क्या मनीष जी? देखिए मोहन जी, यदि हम इस चीज को समझना चाहें तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अभी हाल ही में एक बड़े चैनल का सर्वे रिपोर्ट आया है, उसमें भ्रष्टाचार को कहीं मुद्दा ही नहीं दिखाया गया। जिस बात को लेकर के दोनों दल जनता के सामने जा रहे हैं उसको कहीं मुद्दा नहीं दिखाया। वहां पर बड़ा एक चीज देखने को मिली कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा देखने को मिला है वहां पर। जहां जिस प्रदेश में ये बात करी कि 0.09% बेरोजगारी दर हो, वहां पर बेरोजगारी बड़ा मुद्दा देखने को मिली है और ये बात प्रदेश के युवाओं ने कही है।
तो ये देखिए कितनी बड़ी बात वहां पर निकल करके आई है कि यहां पर घोटाले और भ्रष्टाचार की जो बात हो रही है वो कहीं पर भी मुद्दा नहीं है जनता के बीच में। जनता के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा दिख रहा था बेरोजगारी। तो ये जो चीज है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, जैसे कांग्रेस ने आज काला चिट्ठा जारी किया है जिसमें लगभग 200 से ऊपर आरोप है, भारतीय जनता पार्टी कल आरोप पत्र लेकर के आ रही, उसमें हो सकता है उसमें 200-250 आरोप लगे, तो लगभग मुझे लगता है दोनों एक दूसरे के ऊपर 200-250 आरोप लगा रहे हैं। लेकिन उसमें कितने प्रतिशत लोगों पर कार्रवाई हुई है? ये बोल रहे हैं जांच चल रही है, जांच पर जांच, जांच पर जांच, एक जांच पर दूसरी जांच, दूसरी जांच पर तीसरी जांच, ये लगातार चलते रहेगा। किसी के भी खिलाफ क्या एक उस पे गए या किसी को कोई सजा हुई है क्या आज तक किसी भी आरोप में? यदि हम देख लें पूरे से निकाल करके अभी तक का हम रिकॉर्ड देखें तो उसमें मुझे लगता है 10% का भी रेशियो नहीं होगा कि दोषियों के खिलाफ में कार्रवाई हो। किसी नेता को जेल के सलाखों के पीछे जाते छत्तीसगढ़ में आज तक नहीं देखा गया कि किसी भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोप में वो जेल गया हो। ये स्थितियां हैं, आप आरोप लगाते हैं मगर आरोप लगाने के बाद जनता की भावनाओं से खेलकर उनका वोट हासिल करके सत्ता के सिंहासन पर तो पहुंचते हैं, मगर जो होना चाहिए वो नहीं होता है। बिल्कुल असर नहीं होता, घोटाले से जुड़े हुए आरोपों का असर नहीं होता। बजाज जी, आप लोग कितना भी आरोप लगा ले, लेकिन जनता अब घोटालों के आरोपों पर वोट नहीं करती, वो चाहती है उसके सुविधा के लिए क्या कर रहे हैं। क्या लग रहा है आप लोगों का आरोप पत्र कुछ काम कर जाएगा उसके बावजूद? अभी आरोप पत्र आने दीजिए, अभी तो आरोप पत्र हमने भी नहीं देखा है। इतना आरोप है, लेकिन इतने सारे आरोप हैं कि 200 से भी ज्यादा आरोप होंगे। वो तो बहुत कटली छटली करके इन लोगों ने 200 किया होगा। इतने सारे आरोप हैं, इतने सारे आरोप हैं। वादा खिलाफी की बातें छोड़िए आप, हर मामले में इन्होंने वादा खिलाफी की। विकास कार्य पूरी तरह प्रदेश में ठप है, और जहां तक जन सुरक्षा का सवाल है तो जनता पूरी तरह सुरक्षित है। इतनी माने अराजकता है प्रदेश में, गुंडागर्दी है, मारपीट हो रही है, लूट मार हो रही है कि जनता परेशान है, हलाकान है, हैरान है और दुखी है, और इसका बदला आने वाले चुनाव में लेगी। ठीक है सारिक जी, आरोप वो भी पुराने, वो 2013 के से लेकर 18 तक के कार्यकाल के आरोप आपके कितना असर करेगी? जनता स्वीकार करेगी इसे? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो काला चिट्टा है, जो इनके जो भ्रष्टाचार है, जो इनका कुशासन है, जो उसको भी उजागर करना जरूरी है, क्योंकि एक भ्रष्टाचार को एक मुद्दा बनाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि कांग्रेस की सरकार की जो लोकप्रियता है, आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो किसानों से लेकर नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया, महिला बहनों के लिए, महिला समूहों के लिए जो काम किया, आदिवासी भाइयों को 4.5 लाख से भी ज्यादा वन अधिकार पट्टे दिए गए, उनका अधिकार दिया गया, अनुसूचित जाति क्षेत्र में काम किया गया। सभी वर्गों को ऐसा बिजली बिल हाफ हो चाहे शहरी क्षेत्रों में, ऐसा कोई भी वर्ग अछूता नहीं रहे जिसको कांग्रेस सरकार की योजनाओं को उनके, चूंकि ये उनका अधिकार है एक आम जनता का, ये कोई भी सरकार किसी पे कोई एहसान नहीं करती। तो हमने जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, चाहे श्रमिकों के लिए रहे, चूंकि मैं श्रमिक कल्याण मंडल से उससे जुड़ा हुआ हूं, तो ये योजनाएं केवल इनके समय में 15 साल कागजों में चलती थी, उसका क्रियान्वयन और पात्र लोगों को, समाज के, प्रदेश के अंतिम छोर के व्यक्तियों तक को नहीं मिल पाता था। हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी और कांग्रेस सरकार ने उन अंतिम छोर के व्यक्तियों को, समाज के सर्वहारा वर्ग को, और जिसमें विशेष रूप से हमारे किसान भाई और जो शोषित और वंचित तबका था, उस तक एक पहुंचने की एक बहुत सफल कोशिश की है। तो हम अपने इन्हीं जो सकारात्मक कार्य है इस पे जाकर चुनाव लड़ेंगे, और हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में भी छत्तीसगढ़ की जनता हमें अब की बार 75 पार का जो हमारा नारा है इसको चरितार्थ करने में हम बिल्कुल पूरी तरह सफल होंगे। ठीक है, तो ये दोनों ओर से कोशिशें हो रही है और इस तरीके की कोशिशें और कई बार देखने को मिलेगी। फिलहाल आरोप पत्र और काले चिट्ठे के बीच जंग है, जनता किसे स्वीकार करेगी ये महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ ही राहुल और अमित शाह में भी जंग दिखाई देगी। इसी तरीके के चुनावी मैदान में कई बार इसी तरीके से नेता आमने सामने आते रहेंगे, लेकिन चुनाव शुरू होने के काफी पहले ही ऐसा लग रहा है कि सियासी माहौल गर्म हो गया है और इस गर्माहट को अब हम महसूस करने लगे हैं। जनता जो है वो सबसे बड़ी है तो वो ज्यादा फैसला करेगी, लेकिन हम इसी तरीके का विश्लेषण करते रहेंगे। समय कम है इसलिए चर्चा यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ मनीष वोरा जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सारिक रईस खान जी जुड़े, उनका धन्यवाद। और हमारे साथ अशोक बजाज जी जुड़े, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए चर्चा को यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।